So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 10th Artificial Intelligence Code 417. आज की वीडियो में हम तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो ये हमारी पीडीएफ तुम वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑफिशियल CBSE 2025 क्वेश्चन पेपर. ये टोटल 50 मार्क्स का आया था और तुम्हें 2 घंटे मिले थे ये पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए. लेट्स रीड जनरल इंस्ट्रक्शंस. तुम्हें क्या क्या गिवन थी. तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 21 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर तुम्हारे 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, मतलब MCQ, और सेक्शन बी सब्जेक्टिव था. इसके अंदर तुम्हें लॉन्ग आंसर्स लिखने थे. टोटल 21 क्वेश्चंस है तुम्हारे इस पेपर में और तुम्हें चॉइसेस गिवन है. उन चॉइसेस को मिला के तुम्हें 15 क्वेश्चंस ओवरऑल अटेम्प्ट करने हैं इन 2 आवर्स. सेक्शन ए डिटेल में गिवन है. टोटल तुम्हें 24 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए से. इसके अंदर 5 सेक्शन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. जो जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो पढ़ लेना. राइट साइड में लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. सेक्शन बी तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप है, मतलब इसमें तुम्हें आंसर्स लिखने हैं. ये टोटल 26 मार्क्स का है. इसके अंदर 16 क्वेश्चंस है और तुम्हें आउट ऑफ 16 टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तुम्हें चॉइसेस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर सेक्शन ए. फर्स्ट सेक्शन, इसके अंदर आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. तो ये वाला सेक्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है. इसमें 6 में से तुम्हें टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है. तो ये सेक्शन जब तुम कंप्लीट कर लोगे तुम्हारे 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट. हेल्दी फूड, योगा आसन, साउंड स्लीप या फिर नेगेटिव थॉट्स. इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करती. तुमने अगर ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा फिर भी कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि नेगेटिव थॉट्स ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारा स्ट्रेस मैनेज नहीं होता. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज नेगेटिव थॉट. इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ लिख दी है. नेगेटिव थॉट्स आर अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, वाइल योगा, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड, दे ऑल हेल्प इन मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस. क्वेश्चन में पूछा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करती. तो अगर तुम हेल्दी फूड खाओगे, तुम्हारी बैलेंस डाइट पूरी रहेगी, तो तुम स्ट्रेस इजीली टैकल कर लोगे. तुम अच्छे से रेस्ट लोगे तब भी तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा. तुम फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा वगैरह परफॉर्म करोगे तब भी तुम्हारा स्ट्रेस कम होएगा. बट नेगेटिव थॉट्स, अगर तुम कुछ नेगेटिव सोचोगे तो ऑटोमेटिकली तुम स्ट्रेस में चले जाओगे, और अगर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव थॉट्स. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. स्पैम रेफर्स टू अननेसेसरी इमेज, जंक मेल्स, टेम्पररी फाइल्स या फिर म्यूजिक फाइल्स. इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज जंक मेल्स. आओ स्पैम की डेफिनेशन देखते हैं. अनवांटेड ईमेल्स ऑफन सेंट इन बल्क टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपेंट्स, फ्रीक्वेंटली फॉर कमर्शियल और मलैशियस पर्पसेस. तो यार स्पैम होते क्या है? ऐसे मेल्स जो कि बल्क में भेजे जाते हैं. किसको? बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ रेसिपेंट, बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजे जाते हैं. किस चीज़ों के लिए? या तो कमर्शियल, मतलब एड्स वगैरह प्रमोट करवानी हो, या फिर कोई स्कैम या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करना हो. इन सब चीज़ों में जो बहुत सारे बल्क में मेल आते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पैम. तो करेक्ट ऑप्शन इज जंक मेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. असर्शन और रीजन गिवन है हमें. तो यार असर्शन रीजन क्वेश्चंस में 2 चीज़ें हमेशा चेक होती है. क्या जो तुम्हें स्टेटमेंट्स गिवन है दोनों सही है, और अगर दोनों सही है तो क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. एसर्शन, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. रीजन हमें गिवन है, इट प्रिवेंट्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट सॉइल. हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है. क्या तुम्हें दोनों स्टेटमेंट आपस में मतलब इंडिपेंडेंट सही लग रही है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, हाँ ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है. इट प्रिवेंट्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट सॉइल,
क्या ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में सही है? हाँ सही है। आओ ऑप्शंस देखते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ये दोनों आपस में सही है? हाँ सही है। क्या आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या ये वाली चीज इसकी एक्सप्लेनेशन है? हाँ तो है, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें हम प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स सॉइल के अंदर मिक्स ना हो। तो ये वाला जो रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसके और ऑप्शंस देखे, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये दोनों आपस में तो सही है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपस में तो सही है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स टू प्रोड्यूस फूड एंड फाइबर इन सच अ वे दैट मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज होती है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तुम अपनी सॉइल प्रोटेक्ट करते हो और केमिकल्स का लेस से लेस यूज करते हो। वैसे भी हमें 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो तुम इजिली स्किप भी कर सकते थे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिससे सेल्फ मोटिवेशन नहीं बिल्ड हो पाती? फर्स्ट इज फोकसिंग ऑन योर गोल्स, सेकंड इज प्लानिंग टू अचीव योर गोल, थर्ड इज बीइंग इनडिसिप्लिन्ड एंड फोर्थ इज फाइंडिंग आउट योर ओन स्ट्रेंथ। अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी तुम कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि अगर तुम इनडिसिप्लिन रहोगे तो तुम सेल्फ मोटिवेशन कभी बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीइंग इनडिसिप्लिन, क्योंकि अगर तुम गोल पर फोकस करोगे तो वो तो एक स्टेप है, और क्वेश्चन में पूछा है नॉट, ऐसा कौन सा स्टेप नहीं है। अगर तुम प्लान करोगे तब भी तुम सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करोगे, तुम अपनी स्ट्रेंथ पता लगाओगे तब भी तुम सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करोगे। बट यहीं अगर तुम इनडिसिप्लिन रहे तो कभी भी सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन में यही पूछा है विच इज नॉट अ स्टेप। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.5। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल इनफ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इफेक्टिवली। इनमें से ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर लोग तो कम होते हैं बट इतने होते हैं कि इजीली प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से? इसके अंदर 4 ऑप्शंस गिवन है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, पब्लिक या फिर स्मॉल ग्रुप। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, इसकी तुम्हें डेफिनेशन आनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कब होता है? इट हैपन्स when more than 2 people take part, allowing everyone in the group to interact and talk। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल बट वो एक दूसरे से इफेक्टिवली बात कर पाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 1.6। रीमा हैज स्टार्टेड हर ओन रेस्टोरेंट। शी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज टू मेक डिफरेंट डिशेस फॉर हर कस्टमर्स। एज एंटरप्रेन्योर रीमा इज एन। क्या रीमा इम्पेशेंट है? नहीं, वो तो नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है। क्या रीमा क्रिएटिव है? हाँ क्रिएटिव है, क्योंकि वो नए नए आइडिया ट्राई करती रहती है। अंडर कॉन्फिडेंट, कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है कि वो बंदी अंडर कॉन्फिडेंट है। लेजी, लेजी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर है और कुछ ना कुछ कर कर वो मेहनत कर रही है, तो लेजी तो वो बिल्कुल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रिएटिव। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है न्यू आइडियाज प्लस इनोवेशन। सो हमने फर्स्ट सेक्शन खत्म कर लिया। अब तुम्हें नेक्स्ट सेक्शन गिवन है, इसमें आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। तुम्हें 6 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो अगर तुम 5 अटेम्प्ट कर लेते हो तो तुम्हें 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तुम्हारे पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर MCQ आए तो बिल्कुल छोड़ना मत, तुम्हारा क्या पता तुक्का ही लग जाए। क्वेश्चन 2.1, अगेन ये असर्शन और रीजनिंग वाला है। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है, when a machine is able to mimic human traits, it is said to be artificially intelligent. Reason वाली statement given है, a fully automatic washing machine is artificially intelligent. अब assertion में statement क्या given है, मशीन अगर human traits जैसे learning, decision making या फिर predictions ऐसी चीजें करना सीख जाए
तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, रीजनिंग वाली। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो यार ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि क्या तुम्हारी वॉशिंग मशीन कुछ नई चीज सीखती है? नहीं ना। क्या वो अपने आप डिसीजन ले पाती है? बिल्कुल नहीं। वो बस प्री प्रोग्राम, जो भी तुमने पहले से उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी है, बस उसे ही फॉलो करती है। इस चीज को हम बोलते हैं ऑटोमेशन, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हारा एसर्शन तो ठीक है, बट रीजनिंग गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाई? क्योंकि इट फॉलोज प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी तुमने पहले से इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, बस उसे फॉलो करता है, ना कि कोई एबिलिटी, कुछ लर्न नहीं करता, कुछ अडेप्ट नहीं करता, या फिर रियल टाइम में कोई डिसीजन वो खुद नहीं लेता। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज हमारा ये वाली स्टेटमेंट सही है, बट ये वाली गलत है। Question number 2.2. Platforms such as Spotify, Facebook, Instagram, Amazon, Netflix shows recommendation on the basis of what you like. तुमने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे अगर तुमने कोई मूवी देखी है तो वो अपने आप तुम्हें और सीरीज या फिर मूवीज सजेस्ट करने लगता है। सिमिलरली इंस्टाग्राम में कोई तुम रील लाइक करते हो तो फर्दर जितने भी रील्स तुम्हारी फीड में आएंगी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस रील से रिलेटेड होती है। सेम इज विथ स्पॉटिफाई। तुम्हें कैसे टाइप के गाने पसंद आ रहे हैं तो स्पॉटिफाई तुम्हें और सिमिलर गाने सजेस्ट करता है। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन सिस्टम। अब इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है ये तुमसे पूछा है। फर्स्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, सेकेंड इज प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस, थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फोर्थ इज एप्लीकेशन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का तो कुछ काम है ही नहीं इधर, क्योंकि हम मशीन्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस और एप्लीकेशन इंटेलिजेंस, इन दोनों का जिक्र तुम्हारी बुक में या फिर सिलेबस में कभी हुआ ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या बच जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज दे यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू स्टडी यूजर डेटा एंड प्रेडिक्ट व्हाट द यूजर लाइक सो दे कैन सजेस्ट रेलेवेंट आइटम्स और कंटेंट। रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि यूज होता है इन सारे ऐप्स में, वो किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, इन सब चीज़ों से क्या करता है? यूज़र का डेटा स्टडी करता है। मतलब यूज़र ने क्या क्या लाइक करा, किस किस वीडियोस पे या फिर म्यूजिक पे उसने कमेंट करा, ऐसी चीज़ों को वो स्टडी करता है। फिर प्रेडिक्शन करता है कि अगर इसने ये लाइक करा है तो नेक्स्ट ये वाली वीडियो पक्का इसे पसंद आएगी, या ये वाली ऑडियो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उस बेसिस पर वो तुम्हें रेलेवेंट कंटेंट सजेस्ट करता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3। इसके अंदर दो स्टेटमेंट गिवन है और बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है। आओ देखते हैं। इन व्हेन ब्लॉक ऑफ द 4 W's कैनवास वी फाइंड द स्टेक होल्डर्स। तो यार पूछा है जो कि स्टेक होल्डर में जो हम कैनवस यूज करते हैं 4 W's वाला, उसमें एक W का मतलब होता है व्हेन। उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो यार ये तो बेकारी स्टेटमेंट है, क्योंकि व्हेन से हमें पता लगता है कब, ना कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। अगर हु लिखा होता तब भी हम ट्राई कर सकते थे, बट इधर व्हेन लिखा है। व्हेन तो हमेशा टाइम से मतलब होता है, तो स्टेक होल्डर्स तो हम पता लगा ही नहीं पाएंगे व्हेन से। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। स्टेक होल्डर आर द पीपल हु फेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड विद द सॉल्यूशन। ये सही है। क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर ऐसे बंदे होते हैं जिनको उस प्रोडक्ट से कोई ना कोई रिलेशन होता है। अब मान लो तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका तुम्हें सॉल्यूशन पता लग गया, तो उस सॉल्यूशन से तुम्हें ही बेनिफिट होगा ना। तो स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं और कोई सॉल्यूशन निकल कर आता है तो उससे उन्हें बेनिफिट मिलता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो आंख बंद कर कर डी टिक मार्क कर देना। देखो, हु ब्लॉक बताता है कि कौन कौन स्टेक होल्डर है, ना कि व्हेन। और व्हेन तो होता ही नहीं 4W के अंदर। 4W में 4W क्या क्या होता है? हु होता है एक, तो एक होता है व्हाट,
एक होता है वेयर और एक होता है वाई। तो व्हेन तो तुम्हारे डब्ल्यू 4 W's का पार्ट है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 तो वैसे ही गलत थी। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.4। Whenever we want an AI project to be able to predict an output, we need, जब भी हम चाहते हैं कि हमारा AI प्रोजेक्ट कोई ना कोई प्रेडिक्शन कर पाए, तो हमें क्या क्या करवाना पड़ता है? फर्स्ट, टेस्ट इट यूजिंग द डेटा। जो भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या उसकी टेस्टिंग कराने लग जाए हम? सेकेंड ऑप्शन है, पहले उसे ट्रेन करो यूजिंग द डेटा। ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि जब भी हम AI मॉडल बनाते हैं, सबसे पहले ट्रेन करते हैं, ना कि टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो बाद में होता है, जब तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाती है। सी ऑप्शन गिवन है बोथ ए एंड बी, क्या हमें दोनों कराना पड़ता है? डी पार्ट इज नीदर ए नॉर बी, क्या दोनों गलत है? वेन वी वॉन्ट एन AI प्रोजेक्ट टू बी एबल टू प्रेडिक्ट एन आउटपुट, वी नीड टू, जब हम चाहते हैं कि हमारा AI प्रोजेक्ट आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाए, तो हम सबसे पहले उसे ट्रेनिंग देते हैं, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What does the term image processing refer in computer vision? कंप्यूटर विजन के अंदर इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? एडिटिंग वीडियोस? नहीं। एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस? यस। इमेज प्रोसेसिंग की यही डेफिनेशन होती है कि इमेजेस के अंदर जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑडियो फाइल्स से लेना देना है नहीं हमारा इमेज प्रोसेसिंग का, या फिर कोड कंपाइल करने से। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स रीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉर्पस कंटेन्स 4 डॉक्यूमेंट इन विच द वर्ड्स सच एज एन, इज, द वर अपीयरिंग फ्रीक्वेंटली। तो यार एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये तीनों वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज एन, इज और द। आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर सच वर्ड्स। तो इस कैटेगरी ऑफ वर्ड को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप वर्ड बोलते हैं, रेयर वर्ड बोलते हैं, मिसिंग वर्ड बोलते हैं, या फिर रिमूवेबल वर्ड बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जो कि इंग्लिश ग्रामर की होती है और हमारे सेंटेंस को कुछ मीनिंग नहीं दे रही होती, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप वर्ड। मैंने इधर नीचे डेफिनेशन भी लिखी है, आओ पढ़ते हैं। स्टॉप वर्ड्स आर वर्ड्स इन अ लैंग्वेज दैट डू नॉट एड इंपॉर्टेंट मीनिंग टू अ सेंटेंस। तो स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कोई मीनिंग नहीं देते तुम्हारे सेंटेंस के अंदर। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर करने के बाद भी ओवरऑल मीनिंग में कुछ फर्क नहीं आने वाला। सिंस these grammatical words do not add any real value or information being communicated, they are considered as stop words। तो ऐसे वर्ड्स ये कोई तुम्हारे सेंटेंस में मीनिंग नहीं देते, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप वर्ड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसी के साथ हमारा सेकंड सेक्शन भी खत्म होता है। लेट्स गो टू आवर थर्ड क्वेश्चन। लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। तुम्हें 6 क्वेश्चन गिवन है, इसमें से तुम्हें कोई ना कोई 5 अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ द एप्लीकेशन गिवन बिलो। तो ये लोगो किसका होता है? गूगल मैप्स का। बस लिखकर आ जाना, इजी पीजी। क्वेश्चन 3.2, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा साइंस एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि जेनेटिक्स और जेनोमिक्स से रिलेटेड नहीं है? अब नाम से ही पता चल रहा है, जीन्स, डीएनए, इन सब से रिलेटेड कुछ टर्म है। सो फर्स्ट ऑप्शन, टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ डीएनए। यार ये तो मिलता जुलता वर्ड लग रहा है। टू एनालाइज रिएक्शन टू ड्रग एंड डिसीजेस, जहां पर डीएनए वगैरह की बात हो रही है, तो ड्रग्स और डिसीज की बात भी इजीली हो सकती है। टू फाइंड एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कनेक्शन, अब बायोलॉजी डील करती है किससे? डीएनए वगैरह से, ड्रग्स से, और तुम्हारी वेरियस डिसीजेस से। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन, टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो कि एसोसिएटेड नहीं है जेनेटिक्स और जेनोमिक्स में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। जीन्स और डीएनए वगैरह से तुम किसी भी बंदे का एड्रेस नहीं ढूंढोगे। तुम ये सारी चीजें तो कर सकते हो, बट एड्रेस वो हम क्यों ही करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 3.3, इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज यूज्ड फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर विजन के अंदर इन चारों में से कौन सी टास्क है जो कि हम यूज करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर? अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है तो मैंने काफी डिटेल में बताया था, जब भी सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कंप्यूटर विजन के अंदर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन। सिंगल ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इज यूज्ड व्हेन एन इमेज हैज ओनली वन मेन सब्जेक्ट।
जब भी तुम्हारी इमेज में बस सिंगल मेन सब्जेक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या करता है, तुम्हारे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एक लेबल दे देता है। जैसे तुम्हारी फोटो के अंदर डॉग दिख रहा है तो वो बता देगा, लेबल दे देगा कि ये डॉग है। और लोकलाइजेशन क्या बताती है, उसकी लोकेशन बताती है कि तुम्हारा डॉग तुम्हारी फोटो के सेंटर में प्रेजेंट है या फिर राइट साइड में प्रेजेंट है। जब भी हमें सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना होता है तो हम क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन कैटेगरी बताता है कि तुम्हारी फोटो में डॉग है या कैट है। लोकलाइजेशन उसकी पोजीशन बताता है कि वो सेंटर में है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है फोटो के। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज डिजाइन्ड फॉर मेंटेनिंग डेटा held in different kind of DBMS. It is particularly used in handling structured data. Which computer language is this? तो यार DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारा डेटा मैनेज करता है। अब DBMS के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं SQL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज SQL। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज होती है डेटा मैनेज और हैंडल करने के लिए, जो कि बहुत सारे DBMS में स्टोर होता है। तो जहां पर भी DBMS से मिलता जुलता वर्ड मिल जाए तो जाके SQL टिक माराना, अगर तुम्हें और कोई ऑप्शंस समझ ना आए तो। SQL कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं इस वाले सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, दैट इज DBMS। तुम अपने सीनियर क्लासेस में काफी डिटेल में इसे पढ़ रहे होगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which application of the NLP helps to provide an overview of a news item or blog post? It also avoids redundancy from multiple resources and maximize the diversity of content obtained. तो NLP की ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारे न्यूज आइटम या फिर ब्लॉग का एक ओवरव्यू हमें दे देती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक समराइजेशन। क्योंकि हमें ओवरव्यू मिल रहा है बहुत बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल और ब्लॉग आर्टिकल का। तो वर्चुअल असिस्टेंट नहीं, ये तो कुछ क्वेश्चन से रेलेवेंट ही नहीं है। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट मतलब इमोशंस को जज कर कर कुछ रिजल्ट प्रोवाइड कराना, तो सेंटिमेंट का भी इधर कुछ काम नहीं है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन भी होता है, बट हमें इधर ओवरव्यू मिल रहा है ना, समरी मिल रही है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑटोमेटिक समराइजेशन। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑटोमेटिक समराइजेशन इज एन NLP टेक्निक। ये एक NLP टेक्निक है। NLP क्या होती थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि यूज करती है बहुत सारे एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिससे क्या होता है तुम्हारे जो जो लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोमेटिक समराइजेशन, जिसकी हेल्प से हम बड़े बड़े न्यूज या फिर ब्लॉग से कुछ ओवरव्यू निकाल सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 3। तो यार ऐसी तुम्हें सारे क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ये वाली PDF चाहिए तो तुम जाकर हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। तो यार गूगल पे सर्च करना youthaf.com, तुम हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगा। इधर आना, अपनी क्लास चूज़ करना, फिर जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम PYQ देख रहे हैं। इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन बना हुआ है, इस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। इधर जाकर तुम PDF और उस PDF के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन तुम एक्सेस कर सकते हो। तो यार ये PDF बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।